कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार मन में। हेलो गाइस, मैं अंकित आप सबका एक बार फिर परीक्षागंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्राइमरी का जो टेट का एग्जाम होता है उसका पेपर है। चलिए मैं रामधारी सिंह दिनकर की लाइनों के साथ इस क्लास को स्टार्ट करता हूं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, आग लगाने वाली। चलिए बिना देर की हम आज पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए कि यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। मैंने बहुत जगह देखा कि काफी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेके। मैं वो कंफ्यूजन यहां पे आपका पूरी तरीके से दूर करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे अगर हमसे पूछे कि सैटरडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। सैटरडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर ये पूछता है हमसे, तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम सीधे ऐसे करते हैं, सैटरडे +3 करते हैं। कई लोगों के पास ये डाउट है, या कई जगह ऐसा आप देखेंगे कि वो सोचने में आएगा कि सैटरडे के 3 दिन बाद यानी चौथा दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड मैथमेटिक्स में अगर हम आज से शुरू कर रहे हैं तो आज ही पहला दिन हो जाएगा। तो आज अगर पहला दिन हो गया तो दूसरा दिन होगा संडे, तीसरा दिन होगा मंडे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। या तो सैटरडे को पहला दिन मान ले और उसके 2 दिन बाद का बता दे, ठीक है, या फिर सैटरडे में सीधे सीधे 3 दिन ऐड कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 4/8/2017 को फ्राइडे है, एक बात ध्यान दीजिएगा, तो हमें बताना है फ्राइडे +61 डेज, ठीक है, यही बताना। तो 61 डेज में हम और डेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार या फ्राइडे, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो और डेज क्या आ जाएगा, 7/8 = 5 आ जाएगा, 5 डेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और ध्यान दीजिए, यहां पे एक और ट्रिक सीखने वाली है कि फ्राइडे से 5 दिन बाद बात करें या फ्राइडे से 2 दिन पहले। एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, तो फ्राइडे से अगर 5 दिन बाद भी जाएंगे या 2 दिन पहले आएंगे, दोनों बराबर होगा। यानी फ्राइडे से 5 दिन बाद इक्वल टू फ्राइडे से 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले क्या आएगा, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, क्या होगा, वेडनेसडे या बुधवार, वेडनेसडे। एक बात क्लियर हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। इसमें 2 चीजें मैंने बताई, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो जैसे हमसे पूछे कि सैटरडे के 3 दिन बाद क्या है, तो सैटरडे +3 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछे, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें पूछ दिया कि 4/8/2017 के बाद से 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर उसमें 2017 को शुक्रवार है, तो ये 61 दिन बाद नहीं, 61वां दिन नहीं, 62वां दिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें 61वां दिन ही बताना है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने ये बताई कि आज मंगलवार है, तो आज से 6 दिन बाद जो दिन होगा वही 1 दिन पहले वाला दिन होगा। यानी अगर आज का दिन कौन सा है, तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे 6 दिन बाद कौन सा होगा, 1 दिन पहले वाला होगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन को करेंगे। वेडनेसडे से 5 दिन बाद वाला वही होगा जो 2 दिन पहले वाला होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा अगर जल्दी कैलकुलेशन करना है। आगे चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। देखिए दिए गए चित्र में ए बी जो है पैरेलल है सीडी के, ये बात क्लियर हो गई। ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। ये बात y डिग्री - x डिग्री का मान बताना है। तो देखिए ये पैरेलल है यानी समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है, इसको जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम जैसा कि हम सबको मालूम है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां संगत कोण कौन सा है, संगत मतलब एक जैसा। तो देखिए इस लाइन के ऊपर ये है, तो इसकी पैरेलल लाइन को जो कट करेंगे ठीक उसके ऊपर जो होगा ये संगत कोण होगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो ये अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये 110 है तो ये क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर में 180 होता है, तो पूरा 180 होगा, तो 110 तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर यहां जाए
तो ये 120 है, इसका संगत कोण क्या होगा, ठीक जैसे इसके ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा संगत कोण। ये कितना होगा 120। अगर ये 120 डिग्री हो गया तो ये रैखिक युग्म फिर बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू मालूम चल गई 60 डिग्री और y डिग्री की वैल्यू 70 डिग्री। तो y डिग्री माइनस x डिग्री कितना हो गया, y डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई 70 डिग्री, और x डिग्री की वैल्यू तो हमारा हो गया 10 डिग्री। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर? देखिएगा ये संगत कोण है। अच्छा, एकांतर अंतः कोण क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एकांतर अंतः कोण जो होता है ये होता है, जेड बनाइए, ठीक है, जेड बनाइए, और जेड के जो इधर बीच में एंगल आ जाता है ये वाला कोण ए, और ये वाला कोण ये होता है एकांतर अंतः कोण, ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे ये 60 है तो ये 60 ये भी बराबर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बस एक क्वेश्चन, बाकी आप पूरा सॉल्व कर जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले 20 डिग्री का लाभ हुआ है और उस वस्तु को कितने पे बेचने पे, 390 रुपए में बेचने पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, 20%, इसको 20/100 लिख सकते हैं आप। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 100 भाग में बांट रहे हैं, तो इसको ये 1/5 के बराबर होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 5 का जो 20% है वो 1 के बराबर है, यही मतलब होता है, 5 का 20% 1 के बराबर होता है। तो जैसे 20% कह रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि 20% की वैल्यू यहां 1 है, कितने में से, तो 5 में से, या जिससे कंपेयर किया गया। जैसे अगर आप किसी एग्जाम में 80% नंबर लाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया 80/100 या 4/5 जो भी मान लें, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया 80% मार्क्स ला रहे हैं आप। इसका मतलब अगर इसके विषय में बात करें, इसका सीधा सीधा मतलब जो मार्क्स ला रहे हैं वो ऊपर है 80% की वैल्यू, ये जो मार्क्स ला रहे हैं जिसकी बात हो रही है कि मैं 80% मार्क्स लाया, यानी आप 4 मार्क्स लाए। और जिस चीज से कंपेयर, किस चीज से कंपेयर करता है, पूर्णांक से, यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 5, यानी शायद 5 नंबर का टोटल एग्जाम रहा होगा तो अपने 4 नंबर। वैसे ही देखिएगा, अगर 20% 1/5 के बराबर है तो सीधी सीधी बात है भाई कि एक क्या है, ये लाभ है, क्योंकि 20% ये प्रॉफिट है। तो मैंने बताया 80% मार्क्स ऊपर है, 20% लाभ, यानी लाभ ऊपर होगा। और इसका कंपेयर कभी भी लाभ किस पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पे। जैसे मैक्सिमम नंबर से ऑब्टेन्ड नंबर निकाला जाता है, पूर्णांक से प्राप्तांक निकाला जाता है, वैसे ही तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब सब कुछ निकल गया। अगर सीपी इतना है, क्रय मूल्य, किसी चीज को खरीद रहे हैं 5 रुपए में, 1 यूनिट के प्रॉफिट पे हम बेच दे रहे हैं, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। ध्यान रखिएगा, ये यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, जब भी हम खुद से बनाते हैं तो यूनिट बनाते हैं, ठीक है, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट दिया है, ये किसके बराबर, 6 यूनिट दिया है 390 रुपीज के बराबर, और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 390/6, तो 5 यूनिट हो जाएगा 390/6 इंटू 5, 3 और जो 6 × 25, 25 के 5, हाँ 5 × 30 2 32, कितना रुपीस हमारा आंसर है, क्या ये है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पूरी बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा, अच्छा 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। M क्या है, मैन, कितने लोग, D क्या है, दिन, और H क्या है, आवर्स, कितने घंटे, ठीक है, और अपॉन W1 यानी कितना काम, ठीक है। एक काम होगा तो 1, 2 काम होगा तो 2, आधा काम होगा तो 1/2, ठीक है। तो यहां पे काम क्या कर रहे हैं, वो चावल को खाने का काम कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो M1D1H1 की, तो M1 की वैल्यू कितनी है 40, D1 की वैल्यू कितनी है 40 व्यक्ति 30 दिन। अच्छा, H का जिक्र ही नहीं किया तो कोई बात नहीं है। W1 क्या है, चावल खाने का, कितना 200 केजी, ठीक, इक्वल टू M2 की वैल्यू M2 की वैल्यू कितनी है 30, और D ही पूछा है कि कितने दिनों में खाएंगे, और W2 क्या है, कितना 500 केजी चावल। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 × 30 और 6 से इधर कट गया, 6 × 5 = 30, और ये 2 से 20 कट गया, यानी D2 की वैल्यू आ गई 100 डेज, यानी 100 दिन। इतना क्लियर हो गया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। इज इट क्लियर? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे इतने लोग हैं, अगर उसका
3/4 काम इतने दिनों में, तो W1 की जगह 3/4 हो जाएगा, और W की तरह जो भी कंडीशन होगी उसको रख देंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर H का जिक्र होगा तो H को भी हम फील करेंगे। चलिए आते हैं। अच्छा, समचतुर्भुज के विकर्णों के, समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाइयां इतना इतना, समचतुर्भुज की भुजा। अच्छा, एक बात है, विकर्णों की बात है तो विकर्णों से याद आया कि इसका एक प्रॉपर्टी विकर्णों की होती है कि इसके विकर्ण, जैसे हम बना रहे हैं पहले समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज, ठीक है। विकर्ण ये हो गया, विकर्ण ये हो गया, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, रोम्बस यानी समचतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दो चीजें, अगर विकर्ण की बात आ गई समचतुर्भुज में, तो वो बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी बराबर बराबर भाग में एक दूसरे को बांटेंगे भी, और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और जो एक दूसरे को काट रहे हैं वो 90 पे करेंगे, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे। अब समझो विकर्णों की लंबाई 16 हो गई, अगर ये पूरा 16 हो गया, हाफ हाफ भाग में आधा आधा बट गया तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये पूरी लंबाई जो है, ये पूरे विकर्ण की लंबाई जो है, एक तो 16 है और D2 जो है 12 है, तो ये पूरी लंबाई अगर 16 हो गई तो 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 6 तो आधा आधा हो जाएगा। अब क्या है, अच्छा चलिए, ये थोड़ा छोटा फिगर दिख रहा है, मैं बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं रोम्बस हो गया, ठीक है। इसके विकर्ण हो गए, ये डायगोनल हो गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब इसके विकर्ण मान लीजिए, ये पूरा जो है ये 12 है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 16 है, मान लीजिए इसको ABCD करते हैं, तो AC 12 था तो OC कितना हो गया, 6, और BD जो है अगर 16 है तो OD कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये इसका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये DC जो होगा वो √8² + 6² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इक्वल टू 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PAQ स्पर्श रेखा है, ठीक है, और CAQ की वैल्यू दी है 70 डिग्री। देखिएगा CAQ यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ABC की वैल्यू पूछ रहा है, ABC इसकी वैल्यू थीटा बतानी है, ठीक है। अच्छा, चक्री चतुर्भुज यानी साइकिल क्वाड्रिलेटरल है ये। इसकी विशेषता होती है कि इस, एक तो ये इसके सारे सिर जो है वृत्त पे होते हैं, तभी ये चक्री बोला जाता है। इसकी विशेषता होती है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बस क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज है, ये वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से जो वृत्त की स्पर्श रेखा पे जब हम लोग मिलाते हैं, मतलब यह है कि यह स्पर्श रेखा है, और यह स्पर्श रेखा अगर वृत्त को जिस बिंदु पे मिल रही है, अगर उस बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो वह स्पर्श रेखा से परपेंडिकुलर होती है। यानी यह स्पर्श रेखा का बिंदु है, इसको हम केंद्र से मिला रहे हैं, तो ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इधर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसको मिला देते हैं, ये तो इसकी त्रिज्या है, बात क्लियर हो रही है। O से C को मिलाएं, A को मिलाएं, ये इसकी रेडियस है, यानी दोनों बराबर होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिएगा ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये है आपका 70 डिग्री है, ठीक है। यहां से 70 डिग्री है, ठीक है। यहां से जो है ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 - 70 तो 20 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया 20 डिग्री। तो अब देखिए ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर इसके सामने 20 बराबर है तो इसके सामने ये भी 20 के बराबर होगा, ठीक है। ये 20 के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 20 20 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, COA हो जाएगा कितना, 180 में से हम 40, 20 20 40 इन दोनों को घटा देंगे तो वो हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। COA। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चाप के द्वारा जो केंद्र पे अंतरित कोण है, ठीक है, वो दोगुना होता है किसका, उसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर डाले गए कोण के। यानी अगर ये वृत्त है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये यहां पे कोई एंगल बना रहा है, और ये वृत्त के किसी अन्य बिंदु पे, ये केंद्र पे बना रहा है, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। कभी भी केंद्र वाला जो है, ये चाप जो बना रहा है 2 थीटा है, तो किसी अन्य बिंदु पे उसी चाप के द्वारा बनाए, ठीक है। ये देखिएगा ये चाप, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये चाप जो है एक तो इस पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, और यही चाप जो है इस पे बना रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू हमने निकाला 140, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधा 70 डिग्री, और ये 70 हो गया। तो आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज में बी और डी किसके बराबर होंगे, 180 के, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो बी की वैल्यू निकालनी है, डी हमारा 70 है, 180 के बराबर है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। क्लियर बात हो गई, 110 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इज इट क्लियर, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए, कभी भी प्रतिशत की जब बात होती है तो एक बात मैं बता देता हूं, प्रतिशत इक्वल टू 100 इंटू जो पूछा गया है अपान जिससे तुलना की गई है। ये याद रखिएगा, कहीं भी तुलना हो, जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर 400 आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, यानी आपने पाया, और पूर्णांक आपका 500 मान लीजिए है, ठीक है, आप मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, तो प्रतिशत कितना होगा, मैंने बोला 100 इंटू जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत नंबर आप लाए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने नंबर आप लाए, 400, इसको रख दें, और तुलना किससे कर रहा है, 500 से, यही आपका परसेंट होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आगे चलते हैं, इसमें पूछा है, तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे। क्या बोला है कि 8 पेन का जो है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस इक्वल टू 6 पेन के विक्रय में 6 पेन के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपान एसपी यानी क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य 6/8, ठीक है, 3/4 होगा, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला भी जानते होंगे, या कहीं भी परसेंट निकालना है तो क्या, 100 इंटू जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लाभ। लाभ कितना है, किसी चीज को 3 यूनिट में खरीद के 4 यूनिट में बेच देते हो तो 1 यूनिट का लाभ होगा, ठीक है। अपान किससे तुलना की जाती है लाभ की, सीपी से, तो 3%, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर। प्रतिशत का ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कहीं भी आपको हेल्प करेगा, बाकी फिर कभी बता देंगे आप। अच्छा, ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत आप जानते भी होंगे। जैसे देखिएगा, 5 5 है 30, 10 30 3 है। एक तो ये है कि सबका एलसीएम निकाल के हम देख ले, ठीक है, वो हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन देख लेते हैं एक बार। देखिएगा 4/5, अब ये ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, इसके बीच में देखना है, 3/5 और 4/5 के बीच देखना है कि कौन सा 30। एक तो ये तरीका है, 30 ऑफ हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 से कम 30, 19 हो गया, 3 10 दूना 20, 10 या 3 7 21 हो गया, 30 से कम 30 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में देखना है, सबका हर सेम कर लिया, तो ये इन दोनों के बीच आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, तो इसको टिक कर सकते हैं। बट ये तरीका, इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हमें तुरंत जो है ये देख लेंगे कि ये तो 0.6 के बराबर है, सीधे सीधे ये 0.8 के, 0.6 और 0.8 के बीच में आना चाहिए। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का ही तो पहाड़ा पड़ना है, 30 6 का, तो 0.6 समथिंग होगा, ठीक है, 0.6 समथिंग होगा, यानी 0.6 से आगे होगा। तो ये तो भाई बीच में आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 3/2 है, 3 6 18, 0.6 से ऊपर जा रहा है, इसको तुरंत हटा देंगे, ये भी 6 से ज्यादा है और 8 से कम है, ठीक है। यहां जाएंगे 0.7 आ रहा है, ये तो सीधे सीधे आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और इसको जैसे ही करेंगे तो 0.5, 30 5 150, 0.5 समथिंग आ रहा है, तो ये होगा, क्योंकि वो 0.6 से कम हो जा रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे आप। बाकी ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। पॉइंट में दशमलव में ले जाके आप करें, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 0.6 समथिंग आएगी, यानी बीच में पड़ जाएगा, इसकी भी 0.6 समथिंग आएगी, और इसकी 0.7 सीधे सीधे आ रही, ये हो नहीं सकते, और इसकी 0.5 समथिंग होगी, ये इससे नीचे है, इन बीच में नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, ठीक है, 2 कोण और 1 भुजा। भाई 2 कोण और अगर 1 भुजा दी है तो आराम से कर सकते हैं। कैसे, एक भुजा दे दी है, 2 कोण चाहिए, तो 2 कोण यहां पे कुछ आएगा, इधर आएगा, इधर से चाप काट देंगे, इधर ये हो जाएगा। केवल 3 भुजाएं हो तब भी हो सकता है, पहली भुजा खींच दिया, दूसरी भुजा का चाप लगा के खींच दिया, और तीसरी भुजा का चाप लगा के खींच दिया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। केवल 3 कोण हो तो हम नहीं बना सकते हैं, कुछ पता ही नहीं है कहां से, कोई भुजा दी ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं, क्या अगले से संभव है,
ये तो आंसर हमें मिल गया। दो भुजा और मध्य का कोण, तो देखिए एक भुजा दे दी, अगली भुजा और एंगल दे दिया, तो यहां से कोई लाइन खींचेंगे और जैसे ही अगली भुजा है यहां चाप काट देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, तब भी हो जाएगा। यानी केवल 3 कोण दिया हो उस केस में त्रिभुज बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक भुजा हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बता भी दिया कि कैसे कैसे हुआ। आगे चलते हैं लोग, देखिएगा। ठीक है, एक आयत भूखंड के लंबाई और चौड़ाई में इतना इतना, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ में क्या है 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, और ब्रेथ को कितना बढ़ा रहा है भाई 20%। 20% को 20/100 या 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी क्या है 50%, तो ये ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स है। जैसे मैं 100 में अगर 50% वृद्धि करता हूं तो 150 होता है वो। ठीक है, या उसको मतलब 150 होता है, तब इसको अगर यहां पे देखते हैं 50% 1/2 के बराबर है, तो 2 क्या है, 2 अगर ओरिजिनल हुआ तो उसमें 50% बढ़ोतरी। मैंने बोला जो भी चीज दिया हो 50% बढ़ोतरी, यानी बढ़ोतरी वाली चीज ऊपर रहेगी। 80% मार्क्स यानी मार्क्स वाली वैल्यू ऊपर रहेगी। ठीक है, प्रतिशत लाभ यानी लाभ ऊपर रहेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो जैसे देखिए 50% बढ़ोतरी किया है। ठीक है, इसको बढ़ोतरी किया है, तो एक क्या है, एक बढ़ाया है। ओरिजिनल क्या है 2 है, 2 यूनिट से इसको कर दिया 3 यूनिट, याद रखिएगा यूनिट बोल रहा हूं। और इसको कर दिया 5 से 1 बढ़ा रहा है, ओरिजिनली क्या था 5, उसमें 1 बढ़ा के कर दिया 6। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 दूना 10 और ये हो गया 18। ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल, और ये इंक्रीमेंट के बाद यानी बढ़ोतरी के बाद। क्लियर होगी बात। अब 10 से 18 हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल, क्योंकि ये एल बी है, एल गुणे बी, ओरिजिनल इतना इतना। ठीक है, तो कितना बढ़ोतरी हो गई, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 इंटू जो बोला गया, कितनी बढ़ोतरी भाई 8। तुलना किससे कर रहा है, ओरिजिनल से। ठीक है, तो ओरिजिनल कितना है 10 है। ठीक है, प्रतिशत में बताना है नहीं, गुना बताना है, प्रतिशत में ले ही नहीं जाना है, गुना बताना है। तो 18 हुआ है 10 से, 2 9 18, 2 5 10, यानी 1/4/5, एक सही 4/5 इसका आंसर होगा, जो कि ये है। बात क्लियर हो गई। देखिएगा 50% में 1/2 का 50% 1 है, यानी 2 से 3 कर दिया और 5 से 6 कर दिया। आगे हम चलते हैं। अब देखिएगा मनुष्य के शरीर का, ये तो आपको याद भी होगा, 98.6 इसका आंसर होता है, मतलब फॉरेनहाइट में। लेकिन कैसे बदलते हैं, यहाँ एक्चुअली बेसिकली ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। अगर मैथ्स का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे फार्मूला भी वो दिया होता। मैं इसे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं मान रहा हूँ, ये जीएस का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिएगा फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, C की जगह 37 रख देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस है, 5 F माइनस 32/9, इसको सॉल्व कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 37/5 गुणे 9 प्लस 32। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए आप, 9 9 7 63 के 3 हासिल 6, 29 27 6 33 अपान 5 प्लस 32 हो गया। अब इसको लीजिए 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 3 3, 5 छक्के 30, और ये क्या हो जाएगा 5 छक्के 3 3, 5 छक्के 30, ये 6 के बराबर लगभग होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, इसका आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे छोड़ता हूं कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होंगे। उसमें क्या करेंगे आप, एफ या सी को एफ से रिप्लेस कर देंगे या एफ को सी से कर देंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है, ये इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, अगर जीएस का क्वेश्चन है तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे मैं अच्छा क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर इक्वल टू 285 के बराबर है। तो 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर प्लस ऐसे कर कर क्या मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको हम 0.11 स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या हम 0.11 गुणे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आगे, और वैसे ही इसको आगे जो है 0.99 का स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 0.11 गुणे 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब सब में से हम 0.11 स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर, ऐसे कर करके 9 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और 0.011 का स्क्वायर
इनटू इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 285, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ठीक है 121 आएगा 4 डिजिट पहले, ठीक है, इंटू 285, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे आप तो आपका आ जाएगा आंसर 285 को 121 से मल्टीप्लाई करिए, 0 हासिल, ये हो जाएगा 5 8 और 2, 5 8 7 5 12 2 4 हासिल 1, 4 हासिल 1 3, 3 4 4 8 5 और 4 डिजिट पहले लग जाएगा, यानी यहाँ 3.4485 ये आपका हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो तिगुनी कितने वर्षों में होगी? ठीक है, देखिएगा पी से जो है 2p हो जाता है कितने? 10 सालों में, ठीक है। तो p से पूछ रहा है 3p कितने सालों में होगा, यही पूछ रहा है 3p कितने सालों में, यहां से यहां जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, साधारण बात यही तो होता है भाई, प्रिंसिपल पे लगता है। अगर हमने 1000 रुपया आज बैंक से लोन लिया है, अगर साधारण ब्याज पे या किसी से लिया है, तो इसका मतलब है कि हर साल अगर 10% पे लिया है, अगर 1000 रुपये, तो 10% की वैल्यू 1000 का 10 कितना होगा? 100। 100 रुपये हर साल लगेंगे, ठीक है। 100 रुपये इस साल दे रहा हूं, 100 रुपया अगली साल भी लगेगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि अगर 100 रुपये अगर मेरा पहली बार ब्याज हुआ, तो अगली बार जो ब्याज 100 रुपया प्रिंसिपल था उसपे 1000 प्रिंसिपल था, उसपे 100 रुपया ब्याज हुआ, अब वो वैल्यू 1100 हुई, अब 1100 पे ब्याज अगले साल लगेगा, फिर अगले साल जो इंटरेस्ट आएगा उसमें जुड़ के, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है। तो अगर 10 सालों में अगर पी ब्याज हुआ, तो भाई अगले 10 सालों में भी पी ही होगा, और 2p से 3p, यानी इतनी बात क्लियर हो गई। अगर 10 साल में पी हो रहा है तो अगले फिर 10 साल में पी ही होगा, तो यहां 2p से फिर 3p वो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर तो ये p से 3p बनने में कितना, 10 साल, ये 10 साल, ये कितना हो गया, तो 20 साल, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लूंगा मैं। अगर हमारे सामने आता है, जैसे मान लीजिए 6 इयर्स में, ठीक है, 2 गुना हो जाता है एसआई पे, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज पे। तो हमसे अगर पूछ दे कि भाई 10 गुना कब होगा, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात याद रखिएगा कि एक साल में जैसे कोई 1 यूनिट है, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कितने साल में? 6 साल में, यानी 6 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 से 2 हुआ, तो ब्याज जो होगा वो 2 - 1 1 ही तो होगा, यानी ब्याज हो गया 1 यूनिट। क्लियर होगी बात? 1 यूनिट 6 साल का, ठीक है। तो जब कोई चीज 1 से 10 होगी तो यहां ब्याज कितना होगा, 9। तो अगर 6 साल का ब्याज था, कितना, 6 साल का ब्याज था आपका 1 रुपया, ठीक है, तो 9 रुपया के लिए कितना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 54 साल लग जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ये बोल दे कि 3 सालों में कोई 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो 8 गुना कितने सालों में होगा, तो हम 1 से 2 यानी मान लेंगे कि 3 सालों में हमारा 1 यूनिट इंटरेस्ट हुआ, तो 7 यूनिट कब होगा, 107 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 21 साल, ठीक है। जो भी आएगा, जैसे यहां भी था 10 वर्षों में 2 गुनी हुआ, ठीक है, यानी 1 था, ठीक है। 3 गुनी कितना हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुनी पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुनी पूछेगा तो फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसी चीजें हैं, इसको अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अब 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान बना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये हो गया हमारे सामने एक वृत्त, ठीक है, ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान बनाना है, ठीक है, व्यास, ठीक है। कितनी बात क्लियर हो गई? मैं बना रहा हूं, आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर वर्ग हमें बनाना है, देखिएगा, तो वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल कब हो सकता है? वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जब इसकी भुजा अधिकतम होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। और इसकी भुजा अधिकतम कब हो सकती है, तो भुजा का विकर्ण से डायरेक्ट रिलेशन है, जब विकर्ण बड़ा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त में जो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो जीवा होती है वो कौन सी होती है, डायमीटर होती है, व्यास होती है। हम ऐसे भी बना सकते थे भाई,
इसके अंदर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल होगा वो छोटा रह जाएगा। डायगोनल बड़ा तभी होगा जब हम व्यास से उसके विकर्ण को ले जाएंगे। क्लियर बात हुई? ठीक है, अब ये जानते होंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, 80 मीटर व्यास दिया हुआ है, ये 80 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? √2a जो है, अगर इसको a मानते हैं तो विकर्ण √2a 80 मीटर के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा? 80/√2 के बराबर होगा। तो एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6400/2 इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? आगे हम चलते हैं। देखिए फिर से आ गया यूनिटरी लॉ। ठीक है, 240 अंकों की परीक्षा में 52 अंक अर्जित किया है, यानी ये क्या है? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, पूर्णांक है। प्राप्तांक क्या है भाई? ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है? प्राप्तांक है 52। तो पाई आपको मालूम होगा, पाई आलेख में जब भी हम दिखाते हैं तो टोटल यहां पे एंगल सारा दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। टोटल एंगल किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। तो भाई पूर्णांक की बात हो रही है, तो वही तो टोटल है, वो किसके बराबर है? 240। इसको पूरा पूर्णांक मानेंगे। अगर प्रतिशत रहता तो फिर 100 को डिवाइड करते। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये पाई आलेख की बात कर रहा है, तो 240 पूर्णांक, इसमें से जो है वो कितना मार्क्स, अगर 240 मार्क्स अर्जित करता तो फिर इसके बराबर 360 डिग्री ही वो उस पर ऑब्टेन करता। ठीक है, तो इतना जो है किसके बराबर है? अंक 360 डिग्री के बराबर है। तो एक जो है अंक किसके बराबर होगा? 360/240 के। प्राप्त किया है 52, उसी को इस पे बताना है कि वो कितना डिग्री बनाएगा। तो 360/240 इंटू 52, यानी 12 36, 12 दूनी 24, और 2 से अगर 26 दूना 52, 26 78, 78 डिग्री वो ऑब्टेन भी करेगा। बात क्लियर हुई? ये पाई आलेख है, इसमें टोटल मार्क्स 360 करेगा, और पूछ रहा है कि जो 72 नंबर पे ये कितना, तो 240 अंक 360 डिग्री के बराबर है, तो 52 अंक कितने के बराबर होगा? बस यही निकालना था। ठीक है, उसकी वैल्यू एंगल में कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप कर ही लेंगे। पी प्रतिशत, पी का मतलब पी, और पी प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, यानी बटे 100। ये वैल्यू बराबर है 36 के। पी स्क्वायर वैल्यू होगा 36 गुणे 100, तो पी होगा 6 इंटू 10 60 के बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, 2352 इक्वल टू 2 का पावर x, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू, कुछ करना नहीं है, बस गुणनखंड आपको करना है, आप सब जानते होंगे। हमें मालूम चल गया कि ये 2 3 7 का योग। ठीक है, किसी से भी कर लीजिए, पहले 7 से ही कर लेते हैं। 70 के 21, 2 और 5, 70 के 21, 6 42। ठीक है, फिर 7 से जाएगा कि नहीं? 7 चौक 28, 5 7 8 56। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, आप 7 से नहीं जाएगा, 16, और 2 को तो कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, 16 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2, तो वैल्यू हो गई x की 4, है ना। इससे कंपेयर कर देंगे, अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो गई। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 1, और z की वैल्यू आ गई 2। इनको जोड़ना है तो 4 2 6 1 4 1 5 2 7, इसका आंसर 7 होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या बतानी है भाई। 100 के भाजक कौन सा, जिससे ये विभाजित हो जाए? 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, बीच में नहीं होगा, 20 से होगा, 25 से भी हो जाएगा, 50 से भी हो जाएगा, बीच में किसी सीधे 100 से होगा। तो समभाजक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 1 से भी तो होगा भाई। ठीक है, तो 6 टोटल होंगे। ठीक है, हमारे सामने आ गया 6। और कुछ बचा है? हाँ, ये एक चीज छूट गया, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 5 भी होगा। क्लियर बात हो गई? ठीक है, इसमें 2 4 के बाद 5 भी होगा। ठीक है, एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है। तो कितना हो गया हमारे सामने? 1 2 3 4 5 और 6, 6 होगा इसका आंसर। अब आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, 100 का गुणनखंड निकालेंगे। ये जानना जरूरी नहीं है, जानना ये जरूरी है।
100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर कुल भाजकों की संख्या बोलेगा तो क्या होगा, कुल भाजकों की संख्या, तो इसकी पावर जो भी होगी 2 की पावर 2 है, तो इसको 2 + 1 कर देंगे इंटू इसको भी जो जो पावर होगा सबको में एक ऐड करके सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कुल भाजकों की संख्या होगी, क्या होगी, 3 × 3 तरीका 9 हो गया। ठीक है, 9 बार गुणनखंड होंगे इसके। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगर समभाजकों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो दो 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 चूंकि हमारा भाज वो क्या बोलते हैं, दो हमारे 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो 2 वाला होगा, ध्यान रखिएगा ट्रिक है, 2 वाला जो है 2 है तो उसको बस 1 बढ़ाएंगे, बाकी जो जो होंगे उनके ऊपर जो पावर होगी सेम रखेंगे, वही होगा, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, ये हो गया समभाजक। और विषम भाजक पूछे तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो 3, कंपेयर कर लीजिएगा यहां आके, सब आपको मिल जाएगा। क्लियर बात हो गई। यानी जब जब हमसे कुल भाजकों की संख्या पूछे तो सारे जो हमारे घात हैं उन्हें प्लस ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे सम की संख्या पूछे तो 2 के ऊपर जो पावर है उसमें 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 बढ़ा देंगे, 2 है तो 3 कर देंगे, बाकी सब में सेम रखेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। और विषम पूछे तो कुल में से सम घटा देंगे, वो विषम होगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, बड़े काम में का है, क्वेश्चन में काम आएगा। देखिएगा, तो लोग जानते होंगे भाई इसमें करना क्या है, 15 घन का वो निकालना है, कितने 3 के कितने गाते जा सकते हैं, तो दोनों के आयतन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, साथ याद रखिएगा, कुछ भी हो, मान लीजिए 63 + 79 है और 8 से हम करते हैं और पूछेगा कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो हम जोड़ के रिमाइंडर निकालने नहीं जाते हैं, यहीं पे निकाले हैं। 8 × 8 = 64, एक आगे ले जाते हैं तो -1 कर देते हैं, 8 × 9 = 80, तो ये भी -1 होगा, -1 और -1 -2 होगा, जो कि 8 में से निगेटिव हो सकता नहीं रिमाइंडर का, 8 में से 2 जाए 6 होता है। मल्टीप्लाई हो तो इन दोनों में वही सेम जो भी प्रोसेस रहेगी वो सेम कर देंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर निकाल के भी हम फाइनल कर सकते हैं रिमाइंडर। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे 3 का कैसे पावर करें कि वो 7 के किसी मल्टीपल से +1 या +1 या -1 का जो है वो रिमाइंडर दे। मतलब देखिएगा, 3 का अगर 3 में 7 से करेंगे तो ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 7। बात क्लियर हो गई। अब ये 27 से क्या हुआ कि जब अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, बैठ सुना, हमें रिमाइंडर ही तो निकालना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 के ही बराबर होगा। और चूंकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता तो इसमें से जब इसको प्लस करेंगे तो 7 और ये 6 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 6। ये याद रखिएगा, ऊपर की पावर को इस तरीके से इसकी पावर को एडजस्ट करना है कि नीचे वाले से जब हम भाग दे रहे हैं, जब हर से भाग दे रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर 1 बचे तब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहां किया। +1 या -1 आएगा तो उसकी पावर कितनी भी करे कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि +1 या -1 ही रह जाता है। इतनी बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। ये तो कल ही बताया गया था। ठीक है, किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है, अंतःकोण इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री होता है। भाई क्यों होता है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज माने किसी एक वर्टेक्स, किसी एक्सिस को लेकर करें तो ये 2 त्रिभुज में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इससे ऊपर जाए, पंचभुज बना दें, अगर एक वर्टेक्स को लेके जाए यहां यहां तो ये 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर षटभुज करे ऐसे किसी एक वर्टेक्स को लेके यहां 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 तो ये 1 2 3 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो जा रहा है। यानी 6 भुजाओं वाला है तो 6 - 2 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर n भुजाओं वाला हो तो n-2 में होगा, वहीं से आया ये फार्मूला। तो n-2 × 180 की वैल्यू दी हुई है 2160। अब कुछ करना ही नहीं है, n की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 इससे करे 18 × 18 3 18 × 36, तो 12 + 2 = 14 भुजाएं होंगी। n भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई बात। सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है भैया, अभाज्य संख्याएं होती क्या है, इसको सुनिएगा। हालांकि इसका आंसर सीधे सीधे आता है कि अभाज्य पूर्णांक जो है ये 2 ही होगा।
ये बात क्लियर हो गई, सब लोग जानते होंगे, ठीक है, बट बताना जरूरी कि एक क्यों नहीं है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणनखंड या तो एक हो या खुद हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है। और भाज्य संख्या क्या होता है, ये एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से वो विभाजित होता हो, और भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं होगा, इतनी बात क्लियर हो रही है। जैसे तो यहां एक बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड ना हो, ठीक है, और एक और खुद दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, डिस्टिंग्विश एक दूसरे से अलग होना चाहिए, ठीक है। एक भी तो एक और खुद से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये दोनों क्या अलग अलग है, नहीं है, इसलिए एक को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो फिर दो के बारे में बात करें, दो ए से हो, एक से हो रही है और दो से हो रही है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दो जो है अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या है। तीन क्या है, एक और तीन से हो रही है, एक और तीन के अलावा किसी से हो रही है नहीं, और दो भी एक दो के अलावा किसी से नहीं होता, तो सबसे छोटी भाज्य पूर्णांक क्या होगा, वो चार हो जाएगा, क्योंकि चार एक से भी होगा, दो से भी होगा और चार से होगा, एक से और खुद के अलावा दो से भी होता है, याद रखिएगा। आइएगा, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा संपूर्ण संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या, और सबसे छोटा छोटा समपूर्णांक क्या है, ठीक है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है। आइए इसके बारे में बात कर ले। अच्छा एक इससे देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जल्दी से कर देते हैं, दो के हम दो एक 3/2 करते हैं, लेकिन ये इसी के तो बराबर है मेरे भाई, 1 + 1/2 के ही बराबर है, इतनी बात क्लियर हो गई। दो एक हम दो एक 3/2 हम लोग करते हैं, वो ऐड ही करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं अब आराम से, 11 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2 प्लस फिर 1 2 3 4 5 1/2 है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस लिखने के लिए बता रहा हूं, बाकी कर तो आप लेंगे ही, प्लस 1/2, इनको तोड़ रहा हूं बस, फिर इसको 1 1 1 1 1 प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 को सबको एक जगह रखें, इसको एक जगह रख लें, 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 11111 प्लस 1/2 कितनी बार है, 1/2 गुणे 1 2 3 4 बार, चार कर सकते हैं, तो इसको करिए तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5, ठीक है, तो 5 आएगा, इतनी बात क्लियर हो गई, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और बाकी जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वैसे वैसे होगा, क्लियर हो गई बात। तो ये कितने के बराबर है, प्लस, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 2 3 4 7, कहीं गलत हुआ है देख लीजिए। अच्छा हाँ, ये 4 ही बार है 11, ठीक है, हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये जो है ये 4 ही बार है 11, ठीक है, 1/2 है, ये 1/2 4 ही बार है, ठीक है, ठीक है, 4 बार है, तो आपका यहां जो होगा, ये जो भी कैलकुलेशन किए हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 6 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर होगी, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको 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 और इसको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और पता है जितना डिजिट होता है उतना ही आ जाता है, 1 11 111 100 बार, अगर 100 बार जोड़े तो उतनी उतनी बार, अगर 99 बार गया तो 1 2 3 4 5 6 7 80 बार, 99 बार जो है ये चलता चला जाएगा, ठीक है, इतनी बार हो, बात क्लियर हो गई। और ये 1/2 1/2 1/2 को एक साथ जोड़ देंगे तो 1/2 गुणे 4 वही ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ए की वैल्यू तो ये 9 संबंधित 10 यही निकालना है, तो ए की जगह 9 रखना है, बी की जगह 10 लिखना है, निकाल दीजिए। तो इन अगर इसकी बात करें ए प्लस बी की बात करें तो बी माइनस ए हो गया, वैल्यू कितनी आ गई भाई, 81 के बराबर, 9 9 81, और ये कितना हो गया, बी की वैल्यू आई है 10, तो 10 बी माइनस ए की वैल्यू है 1, ठीक है, बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 91, ठीक है, या फिर सिंपल सिंपल रखिए, ए की जगह 9 रखिए, 9 81 ऐसे करके कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए जैसे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक्स और वाई जो है शून्येतर संख्या है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। या तो हम ऑप्शन रख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए, पहले कैलकुलेशन देख लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको बदल रहे हैं 2xy में, क्या इसको ये लिख सकते हैं 2x, तो x ही है, y/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ये, तो y/2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ये y स्क्वायर, तो अगर y/2 का स्क्वायर किए तो माइनस भी तो करेंगे, माइनस y/2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग x प्लस y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 4, ठीक है। कितना हो गया 3y स्क्वायर 4। तो देखिएगा इसका स्क्वायर है, माइनस हो एक्स की वैल्यू या प्लस हो, स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्लस ये y स्क्वायर बाई 4 है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी प्लस आएगा, प्लस और प्लस मिला के कभी भी प्लस ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। या फिर अब बहुत सारे ऑप्शन रख लीजिएगा, देखिए 2 पॉजिटिव रख लीजिएगा, 1 2, फिर 2 निगेटिव रख लीजिएगा, -1 -2, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव रख लीजिएगा। सबसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे करेंगे 1 + 2, ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, इससे करेंगे तो -1 स्क्वायर 1 हो गया, इन दोनों को माइनस माइनस करेंगे, ये भी प्लस होगा और प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। जिससे भी करेंगे इससे भी करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत सिंपल है, 4 3 7 6 एक साथ ऐसे ही बनाया है, 3 2 5 4 1 5 8 7 15 9 6 15, वैसे ही 6 5 11 7 4 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 19, ये तो देखिए मैं कल ही एक क्वेश्चन कराया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में 125 देखते ही मैंने बोला था कि 5 × 3 सेम चीज है। ए क्या हो गया 5 और बी क्या हो गया 3, अब बी की पावर ए करना है तो 3 की पावर 5 = 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी, तो एक तो तरीका यह है कि 1 से 10 तक सबको देख लें। हाँ देखिए ये है तो 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, लगभग सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 7 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, डिविजिबिलिटी जानते ही हैं, हो रही है दोनों, लेकिन सबसे छोटी ये है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, लेकिन भैया करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिएगा जब हम एलसीएम अगर शॉर्टकट निकाल लें तो अगर हम उसमें देखिएगा एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से लेते हैं बड़ा कोई ले लें, अगर 9 ही ले लेते हैं, तो अगर 9 ले लिए तो 9 का काम हो गया, 9 के साथ साथ 3 का काम हो गया, ठीक है। अगर 8 ले लेते हैं तो 8 में बहुत से 2 भी चला गया, 4 भी चला गया, और 9 के साथ और 8 के साथ साथ 6 भी चला गया, इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर फिर 5 ले लेते हैं तो 8 और 5 के साथ 5 भी चला गया और 10 भी चला गया, ठीक है, और बचा 7, 7 किसी के साथ नहीं, इसी के साथ आएगा, तो 72 × 35, अभी एलसीएम बता देंगे कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा इसके बराबर। तो सबसे छोटी संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, प्लीज like, comment and subscribe our channel.